जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा लोकपाल आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन भी आने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट हमारे पास है उसमें बताया गया है कि अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड फॉर रिडर्सल ऑफ द सिटीजन ग्रीवेंसेस इज स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन। ये ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहीं से इंस्पिरेशन मिली है हमारे देश के हमारे देश के लोकपाल और लोकायुक्त को। आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन was फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन इन 1809। ये याद रखिएगा, ये लाइन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मीट द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड टू इस्टेब्लिश mechanism for the dealing complaint on the corruption against the certain public functionaries, है ना। तो ये ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट आया उसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया? वो इस्टेब्लिश इसलिए किया गया कि वो जो लॉन्ग टर्म की स्टैंडिंग डिमांड है ना, जो कि करप्शन, जो कि किसी भी ऐसी पब्लिक फंक्शनरीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू होती है, उसके बारे में बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया, भारत में, इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रपोजल इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। तो भारत में ओम्बुड्समैन के आधार पर, ओम्बुड्समैन के तर्ज पे लोकपाल की नियुक्ति की बात कही गई सेंटर लेवल पे, एंड लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई हमारे सेंटर लेवल पे। ऑन 5 जनवरी 1966, 5 जनवरी 1966 में चेयरमैनशिप ऑफ द मोरारजी देसाई द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 to 1970 रिकमेंडेड सिटिंग अप लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो याद रखिएगा कि लोकायुक्त और लोकपाल बनाने का जो पहला रिकमेंडेशन दिया था वो मोरारजी देसाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? मोरारजी देसाई साहब ने। उनकी चेयरमैनशिप में पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। क्या बना था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था, जिसमें चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। उन्होंने ही दिया था ये रिकमेंडेशन कि भाई भारत में सेंटर लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1967 के हनुमंथैया बिकम इट्स चेयरमैन। इट्स चेयरमैन का मतलब क्या है? इट्स चेयरमैन का मतलब ये होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी थी ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बना था उसके चेयरमैन बने। एंड बिल रिगार्ड लोकपाल वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1961 कि 1967 में के हनुमंथैया जो बने, जब चेयरमैन बने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के, उसके बाद 1968 में इस तरीके के लोकपाल के पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। हाउएवर द बिल वॉज अनेबल टू पास, और in the year 1961 महाराष्ट्र become the first state to establish institution of लोकायुक्त। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना जो कि लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को उसने इस्टेब्लिश किया। ओडिशा हैड पास्ड एक्ट इन दिस रिगार्ड इन 1970, इट बिकम इनटू फोर्स ओनली इन 1983। चलिए, ओडिशा का एक बार को नहीं भी याद है तो भी महाराष्ट्र का तो याद ही रखना है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1975, लोकायुक्त सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स ऑन द गवर्नर। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1975 में लोकायुक्त सबमिट इट्स रिपोर्ट ये बना था, और इसमें ये बताया गया कि लोकायुक्त जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? गवर्नर साहब को सौंपेंगे। गवर्नर प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट टू द बोथ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और गवर्नर साहब इस रिपोर्ट को, जो कि लोकायुक्त के द्वारा उनके पास रखा जाएगा, उसको स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउस के सामने प्रेजेंट करेंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 1913। भारत में पहली बार लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के थ्रू पहली बार लोकपाल का लोकपाल के पोजीशन को, लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को पहली बार उसको इस्टेब्लिश किया गया।
लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 मेंबर। लोकपाल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और 8 मेंबर होते हैं, है ना। फार्मर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। तो भारत के पहले लोकपाल का नाम क्या था? फार्मर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इन 1993 वोहरा कमिटी सेट अप टू स्टडी प्रॉब्लम ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो अब ये आगे यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़त्म होता है, और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ नए जो अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो उसमें बताया गया है कि वोहरा कमेटी जो सेटअप हुई थी वो इसीलिए सेटअप हुई थी कि वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कुछ बातें बता पाए। नेक्स्ट है राजमन्नार कमेटी रिकमेंडेड द एबोलिएशन। देखो राजमन्नार कमेटी बहुत खतरनाक कमेटी थी। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोल दिया कि भाई आप एबॉलिश करो। किसको एबॉलिश करो? आप एबॉलिश करो तो किसको एबॉलिश करो? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की को ही एबॉलिश करने की बात कह दी थी। अब सोचिए अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को एबॉलिश कर दिया गया होता तो भारत के में सारा जो एग्जीक्यूटिव काम है वो कौन करता? और सबसे बड़ी बात, आप लोग तैयारी किस चीज़ की करते है ना? चलिए, और हम तैयारी करवाते किस चीज़ की? तो ये राजमन्नार कमेटी का ये कहानी था। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्शन इन द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट कम इनटू फोर्स। तो ह्यूमन राइट एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट एक्ट फोर्स में कब आया? 28 सितंबर 1993। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन is a statutory body, non-constitutional. This organization was established on 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि एक स्टेटरी बॉडी है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट्स चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन ऑफ द 6 मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, है ना, और स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर, ये लोग इसके मेंबर बनाने जाने की बात कही जाने लगी। फंक्शन ऑफ द कमीशन। कमीशन जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन है उसका फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 90, मतलब मेनली रिकमेंडेटरी ही रहता है इनका जो भी काम रहता है। इसमें आगे ये बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो 1993 में जो ह्यूमन राइट एक्ट था उसको 2019 में अमेंड किया गया, और उसमें अमेंडमेंट में क्या बात कही गई उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अमेंडमेंट में बात कही गई कि एक पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी चेयर पर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट का कमीशन का वो चेयरमैन होगा। दूसरा, 3 person of which at least 1 will be women having knowledge of the human right to be appointed as the member of नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एक ऐसी महिला जरूर इसकी मेंबर होनी चाहिए जिसको ह्यूमन राइट के नॉलेज का, ह्यूमन राइट के बारे में उसको नॉलेज हो। 3 year और टिल द एज ऑफ 70 विच इज़ द अर्लियर, ये इनका क्राइटेरिया है कि भाई इतने साल तक आपको काम करना है। चेयरपर्सन द मेंबर ऑफ द स्टेट फिनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ किससे? स्टेट फिनांस कमीशन के अपॉइंट किसके द्वारा होंगे? गवर्नर के द्वारा होंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी एक तरीके का कमीशन है। वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005, है ना। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि इनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 year या 65 जो एज है उसके बीच में रहेगा, जो भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ये पूछा गया है, इन एडिशन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन in addition to the central and the state chief information commissioner and the other information commissioner will receive the same salary allowance and other finance as the central government determine। ये इसके बारे में इनके को क्या अलाउंसेस मिलेगी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1979 में चेयरमैनशिप में किसके
भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल के चेयरमैनशिप में मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन टास्क ये था कि टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करना था। मंडल कमीशन है ना, जिससे ओबीसी एसटी एससी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं और उस पर बहुत सारा काम किया है। तो मंडल कमीशन को याद रखिएगा ओबीसी और एसटी एससी कमीशन से। आर्टिकल 350 डील विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और एंड फॉर द स्टेट। आर्टिकल 315 की बात कही गई है, जिसमें कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कमीशन के इसके फॉर्मेशन की बात कही गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे मेंबर को, चेयरमैन को, सबको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई किसके द्वारा होंगे? एज यूजुअल हमारे गवर्नर साहब के द्वारा होंगे। आर्टिकल 323 द यूपीएससी प्रेजेंटेड एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। तो यूपीएससी प्रेसिडेंट के सामने अपना एनुअल परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करती है। आर्टिकल 222 एक्सपेंशन ऑफ द यूनियन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, है ना। तो आर्टिकल 322 में एक्सपेंशन ऑफ द यूनियन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। तो चलिए, हमने अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकपाल एंड लोकायुक्त को, और कुछ अदर भी ऐसे इंपॉर्टेंट कमीशंस थे जिसको पढ़ना जरूरी था, तो उसको भी पढ़ के हमने ख़त्म किया। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।